हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 35 को स्टार्ट किया था जिसमें अपन बेसिकली जेनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। जेनेटिक्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास आपको मैंने भेजी थी। इसमें बेसिक कुछ बातें, जेनेटिक्स का मीनिंग, जेनेटिक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जेनेटिक की डेफिनेशन क्या होती है, इनके बारे में डिस्कशन किया था। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अब अपन को मेनली इस चैप्टर के अंदर मेंडलियन जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करनी है। जेनेटिक्स बहुत सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है, बट जो मेन जो जेनेटिक्स है वो मेंडलियन जेनेटिक्स है। मेंडल ने जो जेनेटिक्स में क्या क्या रिसर्च किए थे, क्या क्या अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या क्या कंक्लूजन्स दिए थे, लॉज ऑफ जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस के लॉज जो है वो क्या थे, तो उन सब बातों के बारे में अध्ययन स्टडी करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मेंडल का इंट्रोडक्शन। पहले अपन मेंडलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेंडल के बारे में कुछ बेसिक, उसका हिस्टोरिकल इवेंट, उसका बर्थ, उसने कैसे काम किया, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो बेसिक अपना टॉपिक रहेगा आज का इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल्स या मेंडल्स इंट्रोडक्शन। मेंडल्स इंट्रोडक्शन। तो देखो, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट है, नोट्स में मैंने आपको भेज रखी हैं और अभी आपको मैं बता रहा हूँ। बर्थ की बात करते हैं तो 22 जुलाई 1822 को मेंडल का बर्थ हुआ था। एक विलेज जिसका नेम है अपनी बुक के अंदर मोराविया। मोराविया नेम के विलेज के अंदर 22 जुलाई 1822 22 जुलाई 1822 को मेंडल का बर्थ हुआ था मोराविया नेम के विलेज में। अब देखो, यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी मिलती है। अगर अपन एनसीईआरटी की बुक को देखते हैं तो वहाँ पर ये विलेज का नाम सिलीसिया दिया हुआ है। कोई इसमें कन्फ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर अपन एनसीईआरटी को प्रीफर करेंगे, जैसे आप नीट के अंदर कोचिंगों में पढ़ोगे तो वहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ पर सिलीसिया नाम आएगा। तो ये विलेज के नेम जो है ना, ये चेंज हो गए हैं। मोराविया भी और सिलीसिया दोनों एक ही जगह के नेम है। तो यहाँ पर अपने आरबीसी की जो बुक है उसके अंदर मोराविया नेम दिया हुआ है। तो मोराविया नेम के विलेज में बर्थ हुआ था, जो कहाँ है, चेकोस्लोवाकिया। पहले जिसका नाम ऑस्ट्रिया था, कंट्री थी, उसमें अब नाम चेकोस्लोवाकिया है। वहाँ पर एक छोटा सा एक गांव है जिसका नाम है मोराविया, वहाँ पर बर्थ हुआ था। उसके बाद में 1843 के अंदर मेंडल ने इस चेकोस्लोवाकिया का एक सिटी है जिसका नाम है ब्रूनो नाम की सिटी के अंदर इन्होंने एक चर्च जो है, चर्च के अंदर प्रीस्ट का काम किया था। जैसे मंदिर के अंदर पुजारी जो होते हैं, वैसे चर्च जो है उस चर्च के अंदर प्रीस्ट का काम किया था इन्होंने, ठीक है। और वहीं पर ही उनको ग्रेगर का वेटेज मिला था। ग्रेगर एक उनको एक दिया जाने वाला एक ऑनर है, वो ऑनर जो है ग्रेगर के रूप में उनको उस प्रीस्ट के रूप में वहाँ पर ही मिला था। उसके बाद में अपन बात करते हैं 1854 टू 1863 अप्रोक्सीमेटली टाइम है। इस टाइम में इन्होंने मेंडल ने इस ब्रून नेम की सिटी के अंदर ही एक स्कूल है जिसका नाम है मॉडर्न स्कूल। इस मॉडर्न स्कूल के अंदर टीचर के रूप में स्टडी कार्य भी करवाया था, इन्होंने पढ़ाया भी था बच्चों को। और अपने इस स्टडी वर्क के ड्यूरेशन में ही अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग उसका आता है 1857 टू 1865, अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स तक अपने स्टडी के ड्यूरेशन में ही, उसी समय के अंदर ही मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे। प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे, और वो टाइमिंग है अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स का। और उसकी ईयर्स जो होती है वो है 57 टू 65। ये अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स तक मेंडल ने प्लांट्स के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड अपने वर्क किए थे, अपने काम किए थे। और किस प्लांट के ऊपर अपना वर्क किया था मेंडल ने, तो नाम आएगा गार्डन पी। गार्डन पी जो प्लांट है उसके ऊपर अपने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड मेंडल ने अपने वर्क किए थे, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाई। ध्यान रखना, मेंडल ने जो अपना वर्क किया था जिस प्लांट के ऊपर, उस प्लांट का कॉमन नेम तो गार्डन पी है, बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम है। अगर अपन से ये पूछे कि लेथाइरस ओडोरेटस किस प्लांट का नाम है, तो वो भी पी प्लांट का ही नेम है, मगर वो है स्वीट पी। स्वीट पी भी जेनेटिक्स के अंदर यूज हुआ था, मगर वो साइंटिस्ट दूसरे थे, बेटसन व पनेट नेम के साइंटिस्ट थे, जो अपन आगे नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तब नाम आएगा। तो स्वीट पी की बात करें ना, स्वीट पी का बॉटनिकल नेम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। ध्यान रखना, स्वीट पी का बॉटनिकल नेम लेथाइरस ओडोरेटस है, जबकि गार्डन पी का बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम है। मेंडल ने इस पाइसम सटाइवम नेम के प्लांट के ऊपर अपना वर्क किया था। तो 50
7 से 65 तक इन्होंने अपना वर्क किया। वर्क करने के बाद में बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाले थे। मेंडल ने जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे कंक्लूजन्स दिए थे, जिनको मेंडल ने कंबाइनली नेम दिया था मेंडलिज्म नाम दिया। जो कंक्लूजन निकाले थे ना, अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट के ऊपर। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में कंक्लूजन्स दिए थे। कंक्लूजन्स आने के बाद में इनहेरिटेंस के लॉज आए थे, और लॉज और जो कंक्लूजन्स और जो पूरा काम था मेंडल का, उसको मेंडल ने नाम दिया था मेंडलिज्म। ठीक है, और ये पूरा का पूरा मेंडलिज्म जो है, पूरा का पूरा काम जो है, उसको मेंडल ने एक रिसर्च पेपर के रूप में पब्लिश करवाया था। यानी पूरा का पूरा रिटर्न में काम था, मतलब इन्होंने एक रिसर्च तो की थी, एक नई डिस्कवरी तो की थी। तो इनका जो रिसर्च पेपर था वो मेन तो जर्मन लैंग्वेज में था, जिसका टाइटल नेम अपन देखते हैं। जिसका टाइटल नेम जो है इनका रिसर्च पेपर था, उसका टाइटल नेम जो है वो है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जो है वो इन्होंने किए थे। तो इनका टाइटल नेम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये टाइटल नेम था इनके काम जो इन्होंने किया था, रिसर्च पेपर जो पब्लिश करवाया था, उसका टाइटल इन्होंने ये रखा था। पूरा काम मेंडल ने कर दिया, कंक्लूजन्स निकाल दिए, हर एक चीज बता दी। उसके बाद में काम आता है कि जो भी कोई साइंटिस्ट कोई रिसर्च करता है, रिसर्च पेपर जो निकालता है, उसका पब्लिकेशन करवाना, उसको पब्लिश करवाया जाता है, तभी वो अदर साइंटिस्ट जो होते हैं और जो लोग हैं उनके सामने वो काम आता है। तो ये काम भी मेंडल ने करवाया था। मेंडल ने अपने रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन 1866 में तुरंत ही 65 तक काम किया, 66 में इन्होंने पूरा का पूरा अपना रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन करवा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख ध्यान रखना, 1866 में पब्लिकेशन हो गया था इनके काम का, यानी लोगों के नज़र में काम आ चुका था। उसके पब्लिकेशन के बाद में मेंडल को कोई वेटेज नहीं मिला था। मेंडल ने जो काम किया था वो लोगों ने समझा ही नहीं था। मेंडल वेट करता रहा था कि कब लोग समझे, मगर वेट करते करते अगर अपन एंड तक जाते हैं तो 1884 में मेंडल की डेथ हो गई थी। यानी जब तक वो जिंदा था, जब तक वो जीवित था, उसके काम को किसी ने नहीं वेटेज दिया था। जिंदा था तब तक मिला, मरने के भी 16 ईयर्स तक अगर अपन बाद की बात हैं तब तक भी इसके काम को किसी ने नहीं समझा था। यानी इसकी डेथ के 16 ईयर बाद की बात करें या इसके काम के पब्लिकेशन के 34 ईयर बाद की बात करें, तो दोनों में एक कॉमन ईयर कौन सा आता है, 19th सेंचुरी 19 में मेंडल का जो पूरा का पूरा काम जो है उसकी रीडिस्कवरी की गई। यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है कि मेंडल को जो आज अपन फादर्स ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, मेंडल को जो अपन ये बोलते हैं कि पायोनियर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल ही है। जेनेटिक्स में सबसे पहले नए इन्वेंशन जो है मेंडल ने किए थे, वो पूरा का पूरा वेटेज मेंडल को कब मिला, 19th सेंचुरी के बाद में, पब्लिकेशन के बाद में नहीं मिला। 19th सेंचुरी के बाद में इनको उनका वेटेज मिला था। इसका कारण था 3 साइंटिस्ट, 3 अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट थे। इन्होंने मेंडल के पूरे काम को पहले पढ़ा, और पढ़ने के बाद में इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वैसे के वैसे ही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में रिजल्ट्स जो है वो मेंडल ने जैसे बताए थे हूबहू वैसे के वैसे रिजल्ट्स मिले थे। और वहाँ से पता चला था कि एक्चुअल में मेंडल एक बहुत ही बड़ी चीज़ को बता के गया है अपने सामने, कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन से कैरेक्टर्स डोमिनेंट होते हैं, कौन से कैरेक्टर्स रिसेसिव होते हैं, फैक्टर्स कौन से होते हैं, फैक्टर्स के थ्रू कैसे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, जिस फैक्टर्स को मतलब जीन्स का प्रेजेंट टाइम में आज जिसे अपन जीन्स बोलते हैं, मेंडल के टाइम पर जीन वर्ड नहीं था, इसलिए जीन्स को ही मेंडल ने फैक्टर कहा था। तो ये सब चीज़ें जो मेंडल बता के गया था वो लोगों के सामने आई थी 19th सेंचुरी के बाद में। और इसके पीछे किसका अपन कंट्रीब्यूशन मानते हैं, वो 3 साइंटिस्ट। अगर वो 3 साइंटिस्ट नहीं आते तो हो सकता है मेंडल का काम छिपा का छिपा ही रह जाता, हिडन ही रह जाता। इन 3 साइंटिस्टों ने मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की थी, मेंडल का जो काम था उसकी रीडिस्कवरी की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 साइंटिस्ट कौन से थे जिन्होंने मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की थी। ये 3 साइंटिस्ट थे। सबसे पहला साइंटिस्ट का नेम है ह्यूगो डी व्रिज, नाम आपने सुन रखा होगा। म्यूटेशन से रिलेटेड साइंटिस्ट है ये, म्यूटेशन की डिस्कवरी ह्यूगो डी व्रिज ने की थी, और वही साइंटिस्ट यहाँ पर मेंडल की वर्क की रीडिस्कवरी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन था उनका। तो ह्यूगो डी व्रिज कहाँ के थे, ये हॉलैंड के थे।
नंबर 2 साइंटिस्ट जो है उनका नेम है कार्ल कोरेंस। कोडोमिनेंस को डिस्कवर किया था, कोडोमिनेंस भी पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर के अंदर। कोडोमिनेंस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कार्ल कोरेंस ने। और थर्ड जो साइंटिस्ट है उनका नाम है एरिक वॉन शेरमार्क। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। तीनों साइंटिस्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। ह्यूगो डिब्रिज जो कहाँ के थे? हॉलैंड के। दूसरे कार्ल कोरेंस, ये कहाँ के थे? जर्मनी के। और थर्ड साइंटिस्ट जो है वो है एरिक वॉन शेरमार्क, जो कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। तीन अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट आए और मेंडल का जो पूरा का पूरा काम था उसको रीडिस्कवर किया और कंक्लूजन निकालने के बाद में इन्होंने ये बताया कि वास्तव में मेंडल ने जो काम किया था वो एक नया इन्वेंशन था। एक बहुत ही जेनेटिक्स के रीजन में, जेनेटिक्स के अंदर इन्होंने बहुत ही एक नई चीज बताई है और लोगों के समझ में आया वो काम। तीनों साइंटिस्ट चाहते तो ये पूरा काम का वेटेज अपने नाम कर लेते, मगर तीनों साइंटिस्ट ने ये पूरा काम का वेटेज जो है वो मेंडल को ही दिया कि एक्चुअल में ये काम हमारा नहीं है, हमने तो सिर्फ दोबारा से इस काम को करके देखा है, इसका वेटेज जो है मेंडल को ही दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में मेंडल को काम का वेटेज मिला और उसको फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। बात समझ में आई? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि मेंडल ने जो काम किया था उसको अपने लाइफ टाइम के अंदर, जब तक वो जिंदा था तब तक उसको क्यों उसको वेटेज नहीं मिला? 1884 तक, 1866 में पब्लिकेशन हो गया, उसके बाद में कोई वेटेज नहीं मिला। 1884 तक वो जिंदा भी था तब तक उसको वेटेज नहीं मिला, और उसके डेथ के भी एक 16 ईयर तक काम छिपा रहा, हिडन रहा। इसके क्या रीजन थे? इसके कुछ रीजन थे, हालांकि अपने आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं, सिलेबस में नहीं दी हुई है, फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ कारण क्या थे। नंबर 1, मेंडल ने जो काम किया था उसमें मैथ और स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज हुआ था। मैथ और स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था उस टाइम के साइंटिस्टों के लिए जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था, साइंटिस्टों के लोगों को बहुत कम समझ में आता था, एक हार्ड सब्जेक्ट था। तो मेंडल का जो काम है वो लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा था, यानी टाइम से आगे का काम था। अब टाइम से आगे की चीजें जो लोगों की समझ में नहीं आ रही है तो इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, इसलिए लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, साइंटिस्टों की समझ में ही नहीं आया था एक्चुअल में इनका काम। दूसरा, मेंडल जिस समय पर अपना ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था जेनेटिक्स से रिलेटेड, उसी समय पर डार्विन जो है, साइंटिस्ट डार्विन, जिसका नाम आपने सुन रखा होगा, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी इन्होंने। इवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इवोल्यूशन से रिलेटेड आता है नेम लेमार्क और डार्विन, इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताया था। तो इवोल्यूशन के अंदर डार्विन उसी समय पर इवोल्यूशन के बारे में अपनी नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा था, नई नई बातें लोगों को बता रहा था। उसी समय पर एक बुक लिख रहा था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नई स्पीसीज कैसे बनती है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट्स, वो जो काम है वो साइंटिस्टों को, लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग था, समझ में आ रहा था। तो बहुत सारे बड़े वैज्ञानिकों का जो ध्यान जो है, उनका जो माइंड सेटअप है वो डाइवर्ट हो गया किसके पास? डार्विन की तरफ। तो मेंडल की तरफ ध्यान गया ही नहीं है, ये भी एक रीजन रहा था। नंबर 3 रीजन रहा था जो मेंडल के काम के छिपे रहने का, हिडन रहने का, वो ये था कि उस समय पर जो आज की डेट में अपन बात करते हैं तो कोई भी एक नई डिस्कवरी होती है, कोई भी छोटा सा काम होता है तो सोशल मीडिया और इंटरनेट के थ्रू वो तुरंत पूरे वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। मगर उस समय पर ये कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटीज थी ना, ये कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कुछ थी नहीं, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं थे। उन्होंने तो अपना पब्लिकेशन जो करवाया था वो भी एक लोकल पब्लिकेशन, ब्रून सिटी एक लोकल पब्लिकेशन में करवाया था। तो ये कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की कमी के कारण बहुत सारे साइंटिस्टों को इनके काम का पता ही नहीं चला। हो सकता है कि अगर दूसरे कंट्रीज में इसका काम पहुंचता तो लोग उसको समझ पाते, तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी कम थी। फोर्थ जो रीजन रहा था, मेंडल एक्चुअल के अंदर जो उस समय पर जीन्स को जो फैक्टर वर्ड दे रहा था, उस फैक्टर या जीन्स का जो फिजिकल बेसिस क्या होता है, यानी किस चीज के बने होते हैं, वो एक्चुअल में है क्या जीन, उसके बारे में मेंडल नहीं बता पाया था। आज तो अपन बेसिकली जानते हैं कि जीन क्या है। तो जीन की नॉर्मल डेफिनेशन में छोटी सी दे सकते हैं, जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो आज अपन जानते हैं कि डीएनए का एक माइक्रो पार्ट है जीन, जो एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और उस कैरेक्टर को अगली जनरेशन में लेके जाता है। उस समय पर मेंडल ये चीज नहीं बता पाया था। मेंडल ने ये बताया था कि जेनेटिक मटेरियल में फैक्टर नेम की कोई चीज होती है और वो फैक्टर्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर लेकर के जाते हैं। तो फैक्टर का फिजिकल बेसिस क्या है, किसके बने होते हैं, ये नहीं बता पाया था। इसलिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर इनको फैक्टर के बारे में नहीं पता तो आगे की वर्क जो है वो कैसे समझ में आ पाएगा। तो ये कुछ रीजंस रहे जो मेंडल के जो काम जो था उसका हिडन रहने के। उसके बाद में लोगों के समझ में आया, उसके लिए 3 साइंटिस्ट रेस्पॉन्सिबल थे जिनका मेन कंट्रीब्यूशन था रीडिस्कवरी करने में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये मेंडल के बारे में कुछ हिस्टोरिकल इवेंट की बातें की अपन ने। इसके बाद में अगले वीडियो में अपन करेंगे
मेंडल ने अपने काम के अंदर पी प्लांट को क्यों चूज किया? मेंडल चाहता तो किसी और प्लांट के ऊपर भी अपने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर सकता था, मगर मेंडल ने अपने काम के अंदर पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? ऐसी क्या खास बात थी पी प्लांट में कि उसने उसको चूज किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो अगले वीडियो में अपनी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।